अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रमशद सियाल है और बच्चों सिटी कॉलेज मुल्तान मरियम कैंपस जिन्ना कैंपस से मेरा ताल्लुक़ है। बच्चों सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर मैथमेटिक्स का होने जा रहा है और मैथमेटिक्स के हवाले से चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 2.2 तक हम अपने लेक्चर नंबर 5 प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल कर चुके थे। ये लेक्चर नंबर 6 है और आप देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। बच्चों 2.3 की जितने भी थ्योरी थी या जितने भी आइडियाज़ थे, जितनी भी डेफिनेशंस थी, वो सारी की सारी मैंने 2.2 के लेक्चर में डिलीवर की। तो जिन दोस्तों ने 2.2 का लेक्चर नहीं देखा हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले 2.2 का लेक्चर देख लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको 2.3 के बेसिक्स क्लियर हो जाएं और 2.3 आपको क्लियर हो जाए। आपको पता है मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स सारी की सारी चेन सिस्टम है। अगर एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ आती है, अगर एक चीज़ नहीं क्लियर तो दूसरी चीज़ क्लियर नहीं होती। तो जिन दोस्तों ने कोशिश करनी है कि जिन दोस्तों ने 2.1 के लेक्चर भी नहीं देखे वो भी लेक्चर देखें, पूरे चैप्टर का सिलसिला जो है वो जोड़ें ताकि उनका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, मैं अपनी बेहतरीन एफ़र्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन वो मेरी बेहतरीन एफ़र्ट जो है वो यूज़लेस हो जाएगी जब आप शुरू से लेक्चर नहीं देखेंगे। तो इसलिए अपने लेक्चर्स जो हैं वो शुरू से देखिए ताकि आपको पूरा एक सिलसिला बन जाए और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो बात। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करने जाते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 को। 2.3 के हवाले से बच्चों स्मार्ट सिलेबस के पहले क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, मार्क कीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्मार्ट सिलेबस में बच्चों शामिल है, इसको आपने मार्क करना है। तो अगले बोर्ड पर अगले सिलसिले में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज़। बहुत आसान है, इसमें कोई बात जो है बच्चों मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको 2 सेट्स ए और बी बच्चों गिवन है और आपको करना क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये आपको बच्चों कैलकुलेट करनी है। यानी आपको साबित करके दिखाना है कि ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर सेम है, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है वो सेम है। ये आप लोगों को साबित करके दिखाना है। तो बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। मुझे ए और बी 2 सेट गिवन हैं। ए के अंदर बच्चों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से बी हमारे पास जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि हो सकता है कि ये पेज आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो, तो आप लोगों ने इस पेज के ऊपर आंखें टिकाने की कोशिश नहीं करनी, इस पेज पे घूरने की कोशिश नहीं करनी। आपके पास बुक अवेलेबल है, ये बुक का ही पेज है। पेज नंबर जो है वो मेरा ख्याल देख लेंगे आप, 2.3 का एक्सरसाइज का पेज है। तो आप इसको बुक ओपन करके सामने रख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इस पेज पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जुज़ है उसके 2 सेट ए और बी लिख लिए। अब मुझे शो क्या करना है, देखो बच्चों मुझे शो ये करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जो आंसर है वो क्या है, सेम है। तो मुझे ये बात साबित करके दिखानी है। तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम तो नहीं किया ना मैंने। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूनियन के अंदर हम करते क्या हैं बच्चों, यूनियन के अंदर जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो आपको पता है कि ए यूनियन बी है तो पहला सेट ए का लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसी तरीके से आपने लिखना है जी यूनियन, फिर आप लिखेंगे 4, 6, 8 एंड 10। अब बच्चों यूनियन में आप लोगों को मालूम है कि आप लोग दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा है तो लिखा उसको 1 दफ़ा जाएगा, तो लिहाजा यहाँ पे इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अब 4 जो 2 टाइम्स आ रहा है तो लिहाजा 1 टाइम लिखेंगे 4, फिर 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर बच्चों 6 आ जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और उसके बाद 10 हो जाएगा। इसके साथ ही आपका ए यूनियन बी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेम वे में आप लोगों ने करना है बच्चों बी यूनियन ए
तो बी यूनियन ए जो है इसमें आप क्या करोगे, जब बी यूनियन ए कर रहे हो तो पहले आपने सिर्फ बी का सेट लिखना है, फिर ए का सेट लिखना है। ये सिर्फ बताना है एग्जामिनर को कि जनाब पहले मैं बी का सेट लिख रहा हूँ, 4, 6, 8 एंड 10। उसके बाद यूनियन, फिर आपने लिखना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ से आगे बी यूनियन ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों बी यूनियन ए आंसर क्या होगा, डेफिनेटली अब आप लोग समझदार हैं। आपकी मर्ज़ी 4, 6, 8, 10 लिख के फिर बाद में 1, 2, 3, 4, 5 लिख लें, या आपकी मर्ज़ी कि आप इसको तरतीब से लिख लें कि मतलब 1 आप यहाँ से उठाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो लो बच्चों, अब दोनों सूरतों में देखो आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर जो है वो सेम है। तो इसका मतलब एक बात प्रूव हो गई कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। इसे कहते हैं कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। क्या कहेंगे, कमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कहेंगे। इसके बाद हमने कमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन शो करना है, यानी मुझे शो ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो उठा लिया करते हैं। तो इसका मतलब है जब मैं लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा है बच्चों? जी जनाब, कॉमन एलिमेंट हमारे पास एक तो है 4, और कौन सा एलिमेंट कॉमन है? और कौन सा एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है और कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 4। अब इसी तरीके से अगर मुझे बी इंटरसेक्शन ए कैलकुलेट करना हो तब भी कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बाकी तरतीब अब आपको पता लग गई है, आप लोगों ने बीच में एक स्टेप बढ़ाना है, मैंने जगह कम होने की वजह से डायरेक्ट लिख दी है। आप ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे तो पहले इस तरह से ए का सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन बी का सेट लिखेंगे और फिर उसके बाद जवाब लिखेंगे। जब बी इंटरसेक्शन ए करना है तो पहले आपने बी का सेट लिखना है, फिर आपने बच्चों ए का सेट लिखना है, उसके बाद उसका जो है वो आंसर कैलकुलेट करना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात आपकी ऐसी नहीं जो क्लियर ना हुई हो। तो इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमेशा इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ पहला जुज था, सो वो हमने कर लिया। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से इसमें लिखा हुआ बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना, ये ज़रा बहुत ही आसान है, मतलब कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है बच्चों। मैं ज़रा ये वाइट बोर्ड जो है इसको रेस कर लेता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा से मैं टाइम वेस्ट ना करूँ पेज सेट करके। जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। अब आपको 3 सेट दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं जी? एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें सारे इवन नंबर लिखे हुए हैं, एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ज़रा सेट लिख लेता हूँ। देखिए बच्चे, ज़रा यहाँ पे मैं सेट लिख लेता हूँ, मेरे पास कुछ रह गया था लिखा हुआ। तो सेट मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है जी, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन बच्चों 20 तक जा रहा है। रेगुलर 1 से लेकर 20 तक कंसेक्टिव, कोई नंबर बीच में वैसे मिस नहीं है। इसके बाद आपने लिखना है जी ए सेट। ए सेट में जो है वो इवन नंबर लिखे हुए हैं सारे, तो आपने यहाँ पर लिखना है 2, 4, 6 एंड सो ऑन 20 तक जा रहे हैं इवन नंबर्स। इसी तरह से बी हमारे पास एक और सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है 1, 3, 5 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन बच्चों 19 तक जा रहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ जो है ना वो प्रूफ करने। अब डी मॉर्गन्स लॉ बच्चों हम लोगों ने याद किए हुए हैं, हमें पता है कि डी मॉर्गन्स लॉ ना 2 तरह के होते हैं। पहला डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए यूनियन बी करके उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। जब मैं छोटा था ना तो मैंने बच्चों इस तरह से निशानी लगाई हुई थी कि ये कॉम्प्लीमेंट जो है ए पे अमल करेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब ये कॉम्प्लीमेंट यू पे अमल करेगा ना यूनियन पे, तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा रिजल्ट है डी मॉर्गन का, वो इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनियन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और आगे हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ इन हिदायत को फॉलो करना है, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जो हमने यहाँ पे डी मॉर्गन के अंदर लिख ली हैं। अगर आपने इनको अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, इनको सही तरीके से समझ बूझ के साथ आपने फॉलो कर लिया तो इशू कोई नहीं आएगा, ये बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। देखिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा ताकि जो है टाइम सेव कर सकें, क्योंकि बोर्ड भी बड़ा है नहीं है तो हमें स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी और उसमें फिर आपको समझ आने में थोड़ा सा गड़बड़ होगी। बाकी आप लोगों को पता है कि करना क्या है। देखिए मैं पहला रिजल्ट शो करने जा रहा हूं और पहले रिजल्ट के हवाले से मैं इसकी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों, ए यूनियन बी चाहिए। तो अब आपने ए और बी को यूनियन करना है, वो तरीका आप लोगों को आता है माशाल्लाह खैर से। देखिए जी ए यूनियन बी क्या है, तो जब ए के अंदर सारे पड़े हुए हैं इवन नंबर्स, बी के अंदर सारे क्या रखे हुए हैं, ऑड नंबर्स रखे हुए हैं, तो जब आप इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपके पास सारे नंबर जो हैं वो शुरू बीच में शामिल हो जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। तो आपने यहाँ पर लिखना है ए यूनियन बी जो है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 20 तक सारे नंबर बीच में शामिल हो जाएंगे। तो बच्चों अब आपने लेना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बच्चों आपको पता है क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जी यूनिवर्सल में से हम माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को। तो बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को कि यानी ये जो ए यूनियन बी बना हुआ है इसको यूनिवर्सल में से क्या कर देना है, निकाल देना है। अब ज़रा सोचिए यूनिवर्सल में तो सारे नंबर क्या लिखे हुए हैं, 1 से 20 तक लिखे हुए हैं और ए यूनियन बी में भी 1 से 20 तक नंबर हैं। जब आप ए यूनियन बी में से यानी 1 से 20 तक के सेट में से 1 से 20 तक का सेट माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो बाकी बचेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है बच्चों वो आएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। ओके डन। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों को माशाल्लाह आती है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। इसके बाद आपने आना है राइट हैंड साइड की जानिब। तो बच्चों राइट हैंड साइड के हवाले से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मुझे राइट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और फिर उन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ए के अंदर सारे इवन नंबर लिखे हुए हैं तो जाहिर बात है अब आपने करना है जी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल में हमारे पास सारे जो हैं वह 1 से लेकर 20 तक के नंबर लिखे हुए हैं, उनमें से जब आप इवन नंबर्स को निकाल दोगे तो इसका मतलब बाकी क्या बच जाएंगे, डेफिनेटली सारे के सारे ऑड नंबर्स बाकी बच जाएंगे बच्चों। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 19। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 to 19 जाना है। इसके बाद आना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जी। तो समझ तो गए होंगे बात अब आप कि मतलब क्या करना है, आप लोगों ने यूनिवर्सल में से बी को निकाल देना है। अब बी में सारे ऑड नंबर रखे हुए हैं तो इसका मतलब है जब यूनिवर्सल में से बी को निकालोगे तो यूनिवर्सल में से ऑड निकल जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे, इवन नंबर रह जाएंगे। तो इवन नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन 20 तक जाएंगे। अब बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो गए, ऑड हो गए, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या हो गए, इवन हो गए। तो इसका मतलब है जब आप इनका इंटरसेक्शन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इवन और ऑड के अंदर तो कोई बात कॉमन नहीं होती, तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो इसका मतलब है अब आप ज़रा नोट कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बच्चों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो पहला रिजल्ट है ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसी तरीके से अब आपने दूसरे रिजल्ट पे जाना है तो वो आप खुद करेंगे। क्या करना है, पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, उनके दरमियान यूनियन करेंगे तो आपका आंसर जो है वो हासिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं
बहुत पुरुम्मीद हूँ कि वो आपसे हो भी जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी अगले हिस्से पे, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो हमने किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। जी बच्चों, इस एक्सरसाइज के हवाले से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सेकंड और थर्ड पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मुकम्मल तौर पर हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो आपने इन क्वेश्चंस को उम्मीद है कि मार्क कर लिया होगा। तो अब चलते हैं इनके सोल्यूशन की जाने। तो यकीन मानिए इनका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको परेशान करने वाली हो। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, इसके अंदर हमें एक सेट दिया हुआ है ए, और हमें सेकंड पार्ट में बच्चों करना क्या है, ए यूनियन ए को ए के बराबर साबित करना है। तो डेफिनेटली जब ए को ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए के ही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे, तो उसका मतलब है आंसर ए के बराबर होगा। और इसी तरीके से जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए के अंदर और ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हम सारे इकट्ठे करें तो यही बनेगा ना। तो इसका मतलब है ये बात बहुत आसान है। ये बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने खुद से प्रूफ करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और सेट ए आपको दिया हुआ है। आपने प्रूव ये करना है कि अगर ए का यूनियन दिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और फिर आपने दूसरे पार्ट में प्रूव ये करना है कि ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल के साथ लिया जाए तो आंसर जो है वो ए के बराबर होगा। तो इसमें से एक पार्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट मैं कर देता हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, वरना आप लोग कर तो सकते ही हैं। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं ये शिकवा ना रह जाए कि सर ने सारा हमारे में काम लगा दिया, खुद तो किया कुछ नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो काम आप कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको वो काम करना भी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान का बिल्डअप होता है। तो बार कैफ बच्चों शुरू करने लगा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। यूनिवर्सल सेट मुझे दिया हुआ है, ये 1 to 20 तक है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 20। और ए के अंदर सारे के सारे ऑड नंबर रखे हुए हैं, 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन 19। जी बच्चों, अब हम इसका सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और ए का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होना चाहिए, एक के अंदर एलिमेंट सारे रखे हुए हैं ऑड। तो जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे तो बाकी सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे। ये अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, ये आपको पता लग गया हुआ है। 6 अप टू सो ऑन 20 तक बच्चों हमने जाना है ए कॉम्प्लीमेंट। और जब आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों ए के अंदर सारे क्या रखे हुए हैं, ऑड नंबर रखे हुए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर सारे इवन नंबर रखे हुए हैं। तो जब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो 1 से लेकर 20 तक आपका सेट बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात जो है वो मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन ले बच्चों। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो हमारा किसके बराबर आ गया, यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। तो ये पहला पार्ट जो है वो आपका प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। अब इसके बाद दूसरा पार्ट ये तो आप खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ना वैसे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ना लेंथी सा होगा, तो आप लोगों ने बच्चों इस पर से देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। अभी आपके सामने मैं परफॉर्म करने लगा हूँ तो आप कहेंगे कमाल हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वैसे डराने के लिए पहला जूस दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और हमें साबित करना है कि ये बराबर है किसके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात तो तय कर लें, ये अब आपकी ना एफएससी है, यहाँ पे अब आपने बच्चों वाले काम तो करने नहीं है। 9th 10th में जो काम आपने किए थे वो नहीं करने, थोड़ा सा लॉजिकल वे में आपने रीजनिंग देनी है। रीजनिंग देने के बाद अपना रिजल्ट जो है वो प्रूफ कर देना है। देखो अब यहाँ पे
ये अगर क्वेश्चन आपको 9th-10th में मिलता तो यकीनन आप एक सेट ए लेते, एक सेट बी लेते अपनी मर्ज़ी से और फिर इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड को शो करके दिखाते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों FSC वाले मेथड से, तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगा। मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड। तो देखो बच्चों ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा, मैंने इस पर लगाना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यह है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। लेकिन अगर बाहर हम बच्चों क्या लगा दें, इंटरसेक्शन लगा दें, अंदर यूनियन लगा दें, तो यही चीज़ चेंज हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ ही रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो बहरहाल मैंने यहाँ पे बच्चों यही काम करना है कि मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। अब ए इंटरसेक्शन बी ए के साथ हमल करेगा, तो इसको लिखा जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन ए, फिर दरमियान में आ जाएगा यूनियन। उसके बाद आपने करना है जी ए इंटरसेक्शन को बी के साथ परफॉर्म, तो ये लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ लिखा जाएगा। अच्छा देखें, अब ये आपकी राइट हैंड साइड खुद ब खुद प्रूव हो गई है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने एक लाइन परफॉर्म की है और हमारा रिजल्ट क्या हुआ, प्रूफ हुआ। तो इसी तरह से इसका जो दूसरा रिजल्ट है, दूसरा जो पार्ट है बच्चों, इसी को रिवर्स कर लो, इसी को रिवर्स कर लो तो आपका दूसरा पार्ट बन जाता है। यानी आप ये साइड ले लो और उसको फिर उल्टा दो, तो फिर आपका वही रिजल्ट जो है सेकंड वाला बन जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने इसका सेकंड पार्ट जो है, अब मैं चाहूँगा कि इसको खुद आपने ट्राई करना है। बहुत आसान है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। इसके साथ ही बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.3 का जितना हिस्सा हमारे सिलेबस में शामिल है वो कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और इसकी प्रैक्टिस भी आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर मैथमेटिक्स होती नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।